सभी को फार्मा वर्ल्ड की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा के बच्चे जो भी पास आउट हो चुके हैं उनके बारे में कि वो अपना एक्सेट एग्जाम कैसे निकालें या फिर वो कहीं भी जॉब करेंगे अपने हॉस्पिटल्स क्लिनिकल में किसी भी फील्ड में। तो उसके लिए उनके लिए एक सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स, जिसके अंदर हम सभी प्रकार की बीमारियां पढ़ते हैं। उसका क्या रोल है? तो सबसे पहले हमें जानने की ये जरूरत है कि फार्माकोथेरेपेटिक्स होता क्या है। फार्माकोथेरेपिटिक्स के अंदर जितनी भी हमारी बीमारियां आती हैं उनका एक क्लिनिकल मैनेजमेंट यानी कि ट्रीटमेंट, और उसके बारे में डेफिनेशंस, कैसे फैलती है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं, वो सब आता है। तो सबसे पहले फार्माकोथेरेपिटिक्स में पहला जो आता है वो आता है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारी जितनी भी हार्ट की बीमारियां हैं उन सभी का पढ़ना। जैसे पहला आता है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर हमारा नॉर्मल बीपी से हाई बीपी हो जाना, जैसे कि 120/80 डायस्टोलिक और सिस्टोलिक रहता है, उससे थोड़ा बढ़ जाना। नेक्स्ट आता है आपका एंजाइना पेक्टोरिस, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी जो बॉडी की डिमांड है ऑक्सीजन की वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती। नेक्स्ट आता है मायोकार्डल इन्फेक्शन, जिसका दूसरा नाम एक हम बेसिकली नॉलेज में पढ़ते हैं हार्ट अटैक। उससे अगला आता है हाइपरलिपिडीमिया, और हाइपरलिपिडीमिया को हम अपनी भाषा में बोल देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल। जिस इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसे हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। अगला आता है CHF यानी कि कॉन्गेस्टिव हार्ट फेलियर। इसका मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट है वो पूरी तरीके से उतना ब्लड पंप नहीं कर पाएगा जितना हमारे बॉडी को जरूरत है। अब ये हुई हमारी सारी की सारी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। अब इसको हम धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला पार्ट है हमारा हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन सभी को पता है कि हाइपरटेंशन को बोला जाता है कि अगर किसी इंसान का बीपी बढ़ जाए तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन बेसिक एक उसकी डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर क्या है, तो उसको बोला जाता है जब भी आपका ब्लड कंप्लीट तरीके से पंप करता है और वो सफिशिएंट अपनी जितनी भी आर्टरीज वॉल होती है उस पर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है। जैसे कि जब भी किसी इंसान को हाई बीपी हुआ तो उसकी जो मेन आर्टरीज है जिसको कोरोनरी आर्टरीज बोला जाता है वो पूरी तरीके से सही नहीं रहती है, जिसके कारण ब्लड क्या करता है, अपना पूरी ताकत के साथ पंप लगता है, जिसकी वजह से उसकी आर्टरीज यानी कि वोल्स, उसकी दीवारें, उस पर प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से कुछ डैमेजेस भी आती हैं आर्टरीज में, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ जाता है, जो बीमारी का नाम होता है हाइपरटेंशन। अब इस हाइपरटेंशन के लक्षण क्या है? सबसे पहले हेडेक, सर दर्द होना। दूसरा डिजीनेस और लाइटेडनेस, मतलब एक तरह से चक्कर आना, जिसको बोला जाता है कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत। चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना। नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आना। विजन चेंजेस, कुछ का कुछ सोचना, आंखों के आगे कुछ भी आ जाना। फैटिग्यू, फैटिग्यू बोला जाता है कि हद से ज्यादा थकान। और नोजिया एंड वोमिटिंग, जिसको उल्टी आना, वोमिटिंग आना। तो ये सब लक्षण होते हैं हाइपरटेंशन के। इसमें क्या होता है, कभी कभी इंसान को चक्कर आ जाते हैं, सीने में दर्द होता है, यहाँ तक कि शोल्डर पेन भी होता है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, नाक से खून आता है। तो ये सब सारे लक्षण जितने भी होते हैं ये होते हैं हाइपरटेंशन के। अब आता है हाइपरटेंशन किस किस कारणों की वजह से होता है। तो इसको बोला जाता है रिस्क फैक्टर। सिम्टम्स, सिम्टम्स को हम चार तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हमारा होता है सिम्टम्स। दूसरा उसको बोला जाता है क्लिनिकल पैरामीटर्स। फिर तीसरा बोला जाता है इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। और एक होता है साइन। तो साइन, सिम्टम्स, क्लिनिकल पैरामीटर और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, चारों का ही मतलब ये होता है कि हमारा लक्षण क्या है, किसी भी बीमारी के हमारे लक्षण क्या है। अगला आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर को अगला हम क्लिनिकल टर्म में बोल सकते हैं इटियोलॉजी। हमारी इटियोलॉजी का मतलब होता है कि जो भी बीमारी, हाइपरटेंशन ही नहीं, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी हो उसका लक्षण क्या है, उसके कॉजेज क्या है। तो ये हमारा रहता है रिस्क फैक्टर के अंदर। इसको कॉजेज फैक्टर भी बोलते हैं, रिस्क फैक्टर भी बोलते हैं, इसको इटियोलॉजी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर नॉर्मली
हाइपरटेंशन के केस में आता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे हमारा डाइट, यानी कि खाने पीने में कुछ भी खाना, इधर उधर का खाना, डाइट मेंटेन ना करना, उसकी उस वजह से भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें हाई बीपी डिजीज हो जाती है। अगला आता है हमारा फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी को बोला जाता है फिजिकल एक्टिविटी होती है तुम्हारी एक्सरसाइज। कुछ भी एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज यानी कि कुछ भी भागना, दौड़ना, कार्डियो करना, कुछ भी, वो सब आता है हमारा फिजिकल एक्टिविटी के अंदर। और फिजिकल इनएक्टिविटी का मतलब होता है कि आप कोई एक्सरसाइज ना कर रहे हो, बिल्कुल एक ही जगह बैठे हो, कुछ ना करें, तो वो आता है सब कुछ फिजिकल इनएक्टिविटी के अंदर। ओबेसिटी, ओबेसिटी को बोला जाता है एक तरह से, आपकी लैंग्वेज में बोला जाए तो मोटापा। तो ओबेसिटी होता है एक तरह से आदमी का हद से ज्यादा वजन बढ़ना। और स्मोकिंग आप सभी जानते हैं। एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन, हद से ज्यादा एल्कोहल का कंजम्पशन करना, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होता है, जिसकी वजह से हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से हमारा बीपी हाई होगा। स्ट्रेस, आप सोचते हैं कि स्ट्रेस तो दिमाग की बीमारी है, लेकिन इसकी वजह से बीपी कैसे बढ़ता है? तो स्ट्रेस जो बीमारी होती है वो हमारी टारगेट करती है सीएनएस को। और अगर हमारा सीएनएस टारगेट होगा तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन अपना सही तरीके से काम नहीं करेगा, पूरी तरीके से मैसेज नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा हार्ट भी सही तरीके से पंप नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से हमारा बीपी में दिक्कत होती है। और स्ट्रेस एक ऐसी सिम्टम्स है, फैक्टर है, बीमारी है, जो पूरी बॉडी में कहीं भी कोई भी बीमारी को टारगेट कर सकती है। अगला आता है हमारा मेडिकेशन कंडीशंस। मेडिकल कंडीशंस बोला जाता है जैसे फैमिली हिस्ट्री। यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है कि किसी भी, आपको जेनेटिकली बोल सकते हैं कि घर में किसी को भी हाई बीपी की बीमारी हो और वो धीरे 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 आते फैमिली में फैलती जा रही है, ये जेनेटिकली भी हो सकता है, जो कि नॉर्मल है। अगला आता है एज। एज से यहाँ मतलब ये है कि अगर किसी की एज 40 प्लस है, 50 प्लस है, तो उसको हाइपरटेंशन होना एक आम बात है, जो कि आजकल एक बन गया है कि अगर 40% या 60% से ऊपर एज जाती है तो वो उसको बीपी होना एक नॉर्मल सी बात है। एक होता है डायबिटीज। डायबिटीज की वजह से हमें बीपी हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज हमारा मेन टारगेट क्या करता है, किडनी वगैरह को खत्म कर देता है, खराब कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि एक्स्ट्रा सोडियम और जितना भी फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से बीपी हमारे बढ़ जाते हैं, वो सही तरीके से नहीं काम करता। किडनी डिजीज, जब हमें डायबिटीज होगी, फैमिली हिस्ट्री के साथ जेनेटिकली होगी, एज हमारी बढ़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि किडनी में भी हमारे थोड़े डिसऑर्डर्स आएंगे। एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर। एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर का मतलब होता है जो भी हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, वो अपना सही तरीके से हार्मोन्स का काम नहीं कर पाएगी और सही तरीके से हमारे बॉडी फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का मतलब होता है सोने में दिक्कतें होना, रात में जाग जाना, या फिर रात में कभी कभी तुम्हारी जो सांस लेने की दिक्कत होती है वो अचानक से रुक जाना, फिर चल जाना। तो स्लीप एपनिया का मतलब एक तरह की डिसऑर्डर भी है, लक्षण भी है और बीमारी भी है। स्लीप एपनिया होता है कि रात में सोते सोते सांस रुक जाती है, फिर अपने आप ही चल जाती है। तो ये सब होती हैं मेडिकल कंडीशंस, जिसकी वजह से हमारा बीपी टारगेट होता है। अगला आता है पैथोफिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी होता क्या है। तो किसी भी बीमारी की पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी के अंदर वो डिजीज है, वो किस तरीके से फैल रही है या किस तरीके से अपना डेवलपमेंट कर रही है। तो हाइपरटेंशन के केस में जो हमारी पैथोफिजियोलॉजी होगी, तो वो होगी जो हमारा रास है, रास सिस्टम को बोला जाता है कि रेजिस्टेंस एंड ओवर एक्टिवेशंस ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसके अंदर क्या बेसिकली होता है, ये हमारा जो सोडियम होता है, सोडियम और फूड इनटेक रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और सोडियम हमारा मेन कारण होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बीपी की बीमारी चल रही है ना, तो रा सिस्टम इसमें मेन रोल निभाता है, क्योंकि इसका काम होता है पूरी तरीके से फ्लूइड और सोडियम जो कि बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, वो उसको रीएब्जॉर्प्शन करा देता है।
जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ता है। ये होती है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। अगला आता है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट होता है दो तरीके से। किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट दो टाइप से होता है। पहला होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल और दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपकी भाषा में समझा दें। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है बिना दवाई के इलाज। अगर किसी इंसान को दवाई नहीं खिलानी है तो उसकी ऐसी एक डाइट बनानी है या फिर कुछ भी एक्सरसाइज या फिर कुछ भी एक लिस्ट बना देते हैं कि ये नहीं करना, तो वो सब आता है हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये दो टाइप्स के ट्रीटमेंट हर बीमारी में काम आते हैं। पहला आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर डाइट, जो कि मेन कारण है आजकल हर बीमारी का। डाइट बहुत सही तरीके से होनी चाहिए, सोडियम इंटेक ज्यादा नहीं होना चाहिए, फ्लूइड रिटेंशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डाइट मेंटेन करने का एक पहला फायदा ये है, जरूरी नहीं है डाइट मेंटेन हाइपरटेंशन में ही हो, डाइट मेंटेन हर बीमारी में होती है। सेकंड आता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर किसी इंसान का बीपी बढ़ा हुआ है तो वो थोड़ा कार्डियो कर ले, उसकी जो भी कोरोनरी आर्टरीज की बीमारियां हैं वो सही तरीके से चल जाएंगी, उसका फंक्शन सही हो जाएगा। और जब वो एक्सरसाइज करेगा तो थोड़ा उसका ओबेसिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगला आता है अवॉइड कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड वर्ड का मतलब होता है कि जैसे कोई भी फूड है, बाहर का खाना हुआ, आजकल फास्ट फूड हुआ, तो उसको अवॉइड करना। सबसे ज्यादा बीमारी का रीजन इंडिया के अंदर ये है कि जितने भी कंटामिनेटेड फूड हम खा रहे हैं, बाहर का हुआ, फास्ट फूड्स हुआ, तो उसको अवॉइड करना है। अगला आता है अवॉइड पॉल्यूटेड एरिया। अवॉइड पॉल्यूटेड एरिया जैसे किसी भी पोल्यूशन वाली जगह पे नहीं जाना, किसी धुआं धुआं मिट्टी से दूर रहना। अगला आता है अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस। क्राउडेड प्लेसेस जैसे भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना जहाँ पे सफोकेशंस की थोड़ी कंडीशंस बन जाती हैं, जिसकी वजह से तुम्हें सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना और बीपी पे भी इफेक्ट पड़ता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हार्ट वाले पेशेंट को। ठीक है। अगला आता है फार्माकोलॉजिकल। अब हमने पहले पढ़ा था नॉन फार्माकोलॉजिकल, जिसके अंदर हम इलाज करते हैं बिना किसी दवाई के। अब पढ़ेंगे हम फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल के अंदर आता है हमारी जितनी भी मेडिसिन होती हैं उसकी क्लास के साथ उसका ट्रीटमेंट करना। तो पहला होता है डायरेटिक। अब ये होता है कि डायरेटिक होता क्या है। तो डायरेटिक्स का ये काम होता है, जो किडनी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन को बाहर कर देगा। तो वो जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो होता है डायरेटिक का, जो रेड्यूस ब्लड प्रेशर को भी रेड्यूस करा देता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो इसकी कुछ दवाइयां हैं जैसे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, फ्रूसामाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन। ये हमारे एक मेडिसिन के नाम से जो कि क्लास के अंदर आता है डायरेटिक के अंदर। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लास, फिर पढ़ते हैं एग्जाम्पल जिसके अंदर हमारी आती है मेडिसिन के नाम, और फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का दूसरा नाम होता है मोड ऑफ एक्शन। इसका मतलब होता है जो भी दवाई हम खाएंगे वो बॉडी के अंदर जाके करेगी क्या। तो उस टर्म्स कंडीशन को बोला जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगला आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम इनहिबिटर्स, जिसको बोला जाता है एस इनहिबिटर्स, जिसके एग्जाम्पल होते हैं लिसिनोप्रिल, रैमिप्रिल, एनालिप्रिल। ये होते हैं मेडिसिन के नाम जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम के अंदर आते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म। जैसे हमने बताया था मैकेनिज्म का दूसरा नाम होता है मोड ऑफ एक्शन, और मोड ऑफ एक्शन में आता है इनहिबिट द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2, जिसकी वजह से क्या होता है जो वैसो कंस्ट्रक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा बीपी पहले की कंडीशन के मुकाबले नॉर्मल हो जाता है। अगला आता है एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसका दूसरा नाम है एआरबीज। इसको एआरबी ब्लॉकर भी बोला जाता है, जिसके एग्जाम्पल हैं लोसार्टन, बेलसार्टन, बेलसार्टन। इसके मोड ऑफ एक्शन होता है ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। मतलब सीधी सी बात है, अगर एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर लगा है तो वो जाहिर सी बात है एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाता है। फिर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का नाम ही है कि ये सीधी सी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो कार्डियक सेल्स हैं वो स्मूथ तरीके से काम करेगी और जिसकी वजह से हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है। ये सारी दवाइयाँ हमारा एक हाई बीपी पे काम करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भी हाई बीपी होगा वो वैसो कंस्ट्रक्शन के साथ वैसो डायलेशन कराएगा, जिसकी वजह से रेड्यूस हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगला आता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स एक ऐसी दवाई है जो हाई बीपी में नॉर्मली बेसिकली चलती ही चलती है। बीटा ब्लॉकर को नॉर्मल सी एक तरह से रामबाण बोला जाता है हाइपरटेंशन के केस में। अगर किसी इंसान का बीपी बढ़ा हुआ है और वो बीटा ब्लॉकर लेता है तो विद इन ए सेकेंड, विद इन अ हावर उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं, दवाई के नाम है, पहला है मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल और एक होता है कार्वेडिलोल। और भी बहुत सारे हैं लेकिन बेसिकली हम पढ़ते हैं तीन, मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल और कार्वेडिलोल, जो कि बेसिकली यूज होते हैं। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? बीटा ब्लॉकर का मोड ऑफ एक्शन क्या है? बीटा बीटा एक रिसेप्टर है जो कहाँ पर होता है, हार्ट की ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। तो बीटा रिसेप्टर जो भी दवाई होगी वो सीधे जाके एक बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से हार्ट रेट को रिड्यूसिंग में मदद मिलेगी और बीपी तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। अगला आता है वैसोडाइलेटर्स। तो वैसोडाइलेटर्स एक ऐसी क्लास है जो भी हमारा हार्ट है उसकी जितनी भी मसल्स काम करेगी, सब इस मसल्स को एक रिलैक्स प्रोवाइड कराना। तो वो जो रिलैक्स प्रोवाइड कराया जाता है जिसकी वजह से हार्ट ओवरलोड ना हो या पेन ना हो, उसकी वजह से उसको वैसोडाइलेटर्स दिए जाते हैं। और वैसोडाइलेटर्स का मोड ऑफ एक्शन होता है कि जो भी हमारा हार्ट है उसकी जितनी भी मसल्स हैं जो कि हार्ट पंप करने में उसको हेल्प कर रही है उसको रिलैक्स कराना, जिसकी वजह से हार्ट हमारा पूरी तरीके से सही फंक्शन करे, बीपी में कोई दिक्कत ना आए, मसल्स उसकी सही तरीके से अपना प्रॉपर काम करें और जितनी बॉडी को डिमांड है ब्लड की वो पूरी तरीके से पंप कर पाए। तो ये होता है वैसोडाइलेटर्स का काम। तो ये हमारा कंप्लीट होता है हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट। तो यही सारी जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी हाइपरटेंशन के अंदर आती हैं और जितनी भी बीमारी हमारी कार्डियोवैस्कुलर के अंदर होती हैं तो लगभग मिलती जुलती ही दवाई है। जैसे जैसे हमने हमें हाइपरटेंशन पढ़ा है ऐसे ही हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। एक छोटी सी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे जितने भी नोट्स आते रहते हैं आपको प्रोवाइड हो जाएं। और जैसे हमने आज हाइपरटेंशन पढ़ा है ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एमसीक्यू के साथ मिलेंगे, जो एमसीक्यू आपको डिप्लोमा सेकेंड ईयर के एक्सिट एग्जाम में हेल्प कराएगा, क्योंकि मेन जो मोटिव है वो आपको कराना है कि एक्सिट एग्जाम क्रॉस कराना और जो डिप्लोमा में इस टाइम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर में उसको नोट्स प्रोवाइड कराना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगले वीडियो में आपको बताएंगे हाइपरटेंशन का कंप्लीट एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।